हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इसके जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 24 पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्न को आज हम हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जो हमारी दही हो गई या फिर कुछ और खट्टे पदार्थ हो गए, इनको पीतल या फिर तांबे के बर्तनों में हम क्यों नहीं रख सकते, इसका कारण हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न और उत्तर मैंने इस पीडीएफ में लिख रखे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। दही और अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, इसलिए जब उन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल धातु से क्रिया करके हानिकारक उत्पाद यानी लवण बनाता है। जैसा कि दही हो गया या फिर जो दूसरे खट्टे पदार्थ हैं, उनमें अम्ल की मात्रा होती है, अम्ल उनमें प्रेजेंट होता है, जिसको एसिड कहते हैं। इसलिए जब भी हम दही या फिर दूसरे खट्टे पदार्थ हैं, इनको पीतल या फिर तांबे के बर्तनों में रखेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो पीतल हो गया या तांबा हो गया, वो भी तो धातु है। तो दही और दूसरे खट्टे पदार्थों में जो अम्ल होता है, वो इन धातुओं के साथ यानी पीतल और तांबे के साथ क्रिया कर लेता है। और आपको पता है, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है, और वो लवण बहुत ही ज़्यादा हानिकारक उत्पाद होता है। और इस हानिकारक उत्पाद के कारण यानी लवण के कारण जो भोजन है वो खराब हो जाता है। तो अगर दही को हमने तांबे के बर्तन में रख दिया तो दही में जो अम्ल होगा वो तांबे के साथ क्रिया करेगा और हानिकारक पदार्थ यानी लवण बना लेगा। लवण क्या कर देता है, दही को खराब कर देता है। तो दही या दूसरे खट्टे पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए हमें उनको धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए, जिससे भोजन खराब हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता। तो इसमें यह अभिक्रिया होती है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा जिससे लवण बनेगा, जो बहुत ही हानिकारक पदार्थ होते हैं, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये पहला इसका उत्तर था। अब इसमें है प्रश्न नंबर 2, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। अगर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया हो रही है तो इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकल रही है, ये हमें बताना है। दूसरा, इसका एक उदाहरण भी देना है, और साथ ही साथ हमें एक ऐसा तरीका बताना है जिससे जो ये गैस निकल रही है, इस गैस की उपस्थिति की जांच हम कर सकें। तो इसका भी उत्तर पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, अगर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया हो रही है तो उसमें सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहले तो आंसर हो गया, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसका हम एक उदाहरण भी देंगे, और इसकी जांच हम कैसे करेंगे। जांच करने के लिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पर जो क्रियाकलाप 2.3 दी गई है, उस क्रियाकलाप को हम देखते हैं। तो ये देखिए, एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पर ये क्रियाकलाप 2.3 दी गई है। जांच करने के लिए आप ये क्रियाकलाप लिख सकते हैं उसमें। तो इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, एक परख नली लेनी है, और उस परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमें लेना है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर इसमें हमें दानेदार जिंक के थोड़े से टुकड़े डालने हैं। फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जो दानेदार जिंक के टुकड़े हैं उसकी सतह पर क्या चिपका हुआ है। फिर हमें क्या करना है, जब ये हमने क्या किया, 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले, तो इस टुकड़े डालने पर उससे एक गैस निकलेगी। तो जो ये गैस निकल रही है, जो उत्सर्जित गैस है, इसको हमें साबुन के विलयन से प्रवाहित करना है। फिर हमें देखना है साबुन के विलयन में क्या होने लगेगा, थोड़े से बुलबुले बनने लगेंगे। अब ये बुलबुले क्यों बन रहे हैं, ये हमें बताना है। तो साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस है। यानी हमने क्या किया, जब 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले तो उससे गैस निकलने लगी, हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस को जब हमने साबुन के विलयन से प्रवाहित किया तो साबुन के विलयन में हमें थोड़े से बुलबुले दिखाई देंगे। अब हमें क्या करना है, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। जो साबुन के विलयन में गैस के जो बुलबुले बन रहे हैं, उनके पास हमें एक जलती हुई मोमबत्ती लानी है। आप क्या परीक्षण करते हैं। तो जलती हुई मोमबत्ती लाने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो गैस है वो फटफट करके जो है पटकती है।
यानी साबुन के विलयन में जो गैस के बुलबुले हैं उनके पास हम मोमबत्ती लाई जलती हुई, तो हमने देखा जो बुलबुले हैं वो फट फट की आवाज़ से फटने लगे। तो जो आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस होती है, अगर उसके पास हम आग लाते हैं या जलती हुई मोमबत्ती लाती हैं तो फट की आवाज़ से पटकती है। तो हमें पता लग गया वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पर आप ये इसका सेटअप देख सकते हैं। हमने क्या लिया, एक परखनली ली। इस परखनली में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया 5 ml। फिर इसमें हमने क्या किया, दानेदार जिंक के टुकड़े डाले। दानेदार जिंक के टुकड़े डालने पर यहाँ से एक गैस निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगेंगे। उन हाइड्रोजन गैस के बुलबुले को हम क्या करना है, एक साबुन का हमें विलयन लेना है और इस नली के द्वारा हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले को इस साबुन के विलयन में ले जाना है, प्रवाहित करना है। फिर हम देखेंगे साबुन के विलयन से क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलने लगेंगे। ये जो बुलबुले निकल रहे हैं इनके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लानी है। फिर हम देखेंगे कि जो फटफट की ध्वनि हमें दिखाई देगी। जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास लाएंगे हमें फटफट की ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जब दहन होता है तो उससे फटफट की आवाज़ आती है। तो हमें पता लग गया इस क्रियाकलाप से कि हाइड्रोजन गैस इससे निकल रही है। अब इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उदाहरण आपको ये दे देना है, जैसे जिंक है प्लस HCl, इससे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो जो ये समीकरण है इसको आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ये धातु है, ये अम्ल है, जिससे क्या बन रहा है, लवण बन रहा है जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकल रही है। तो इस समीकरण को आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर 3, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। कोई धातु है, धातु का यौगिक है जिसको A नाम दे दिया गया। इस यौगिक को हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो इससे बुदबुदाहट सी उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। इस अभिक्रिया में जो गैस निकलेगी वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। आपको पता है आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमें पता लग गया इससे अभिक्रिया करके CO2 गैस निकल रही है। एक चीज़ तो हमें पता लग गई, यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एक तो उत्पन्न यौगिक में हमें एक दे दिया गया, उत्पाद दे दिया गया, वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। और हमें एक चीज़ बता दी गई कि जो इसमें गैस निकल रही है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है, यानी CO2 गैस निकल रही है और कैल्शियम क्लोराइड उत्पाद के रूप में बन रहा है। तो इस अभिक्रिया का हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए हमारे पास A यौगिक है और वो HCl गैस के साथ क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, जिससे हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनता है CaCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्योंकि वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है तो आग को बुझाने के लिए CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से हमें यौगिक का थोड़ा सा आइडिया हो गया। यहाँ से जो क्लोरीन है वो तो इससे निकला होगा और कैल्शियम और ये CO2 ये दोनों यौगिक से निकले होंगे, A वाली यौगिक से निकले होंगे। तो CaCO2 कुछ नहीं होता, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो A यौगिक हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ अभिक्रिया कैसे लिखनी है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ये होगा, कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 2 HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जिससे हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी CO2 और इसमें जल निकलेगा। तो इस अभिक्रिया के लिए जो संतुलित समीकरण है वो ये है, ये आप लिख सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो का आपके जो PDF चाहिए आपको, जो ये पेज 24 के प्रश्न उत्तर हैं, इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।